अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शमा सिद्दीकी और मैं एसआर लर्निंग सेंटर की फ़ाउंडर हूँ। सो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का हम क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर का। तो जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं बता दूँ कि फ़िलहाल अभी मैं कॉलेज की जितनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसका सॉल्यूशन लेकर आ रही हूँ। सो अगर आगे की अपडेट आपको और चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बिना टाइम ज़ाय के हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो ये पेपर नंबर 1 है और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एंड तक बने ज़रूर रहना। मैं आपको एंड बताऊंगी कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी ये वाली। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण। और मैं एक और भी बता दूं कि ये सारे जो आंसर के मैंने सॉल्यूशन है वो किसी एक जगह से देखकर नहीं, मतलब मैंने बनाया है। इसके लिए मैंने बहुत सारे चार पाँच रिसोर्सेज का यूज़ किया है, जो कि हमारा गूगल है, यूट्यूब है, सोल की बुक है, कॉलेज की पीडीएफ वगैरह, इन सब का यूज़ करके मैंने एक पूरा निचोड़ इसमें एंटर किया है, जिससे क्या है बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इस आंसर को बनाया है। सो आप इसको देखकर खुद पता कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है संविधान के वो जो आधारभूत ढांचा है उसका। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पॉलिटिकल वाले जो हमारा ये पेपर है इसके अंदर ज़्यादातर हमारे एक्सपीरियंस बेस पर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ये आया हुआ है कि जैसे आलोचनात्मक। सो अगेन हम इसमें स्टेप वाइज हम आंसर बनाएंगे। और ज़्यादातर एक और टिप बताना चाहती हूँ पेपर में लिखने की, कि बहुत ज़्यादा पेपर भरोगे तो इसमें कोई नंबर वगैरह तो मिलेगा नहीं आपको, लेकिन आपका कंटेंट अगर अच्छा होगा तो थोड़े कम पेज भी होंगे तो आपका नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन पेपर कम पेजेस का मतलब ये भी नहीं कि 1-2 पेजेस में आपने आंसर सबमिट कर दिया। 4-5 पेज में आराम से आप आंसर लिखना, लेकिन कंटेंट को थोड़ा अपना अच्छा बनाना। तो उससे क्या है ना, आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या लिखा है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत का उद्भव और विकास भारतीय संवैधानिक कानून के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इस सिद्धांत को समझने के लिए और इसकी आलोचना करने के लिए इसके प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो अगर हम कुछ बिंदुओं को जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम इसकी आलोचना नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम उन बिंदुओं को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हमारा उद्भव और विकास कहाँ हुआ। जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, तो पहले हम वो देख लेंगे। तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973, इसकी बात देख लेते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था। इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार आधारभूत ढांचा सिद्धांत को मान्यता दी थी। इस निर्णय ने संसद के संविधान संशोधन शक्ति पर एक सीमा निर्धारित की, ये कहते हुए कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। तो यही हमारा मेन पॉइंट हो जाएगा, इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, आधारभूत ढांचा होता है क्या, पहले आप ये भी बता दें इसमें। तो इससे क्या है कि जो एग्जामिनर है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चे ने एक चीज़ डिटेल में बताई है। ओके, तो हम इसको जानते हैं। इस सिद्धांत के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ तत्वों को संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में पहचाना, जैसे कि हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो संतुलन है, मौलिक अधिकार हो गया हमारा, संघीय संरचना और धर्मनिरपेक्षता आदि। ये सब किस में आता है, हमारे आधारभूत ढांचे के अंदर आता है। अब इस सिद्धांत की आलोचना अब हम आराम से कर पाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे, पहले हम पॉइंट देंगे स्पष्टता का अभाव। इसमें मेनली क्या दिखा है कि स्पष्ट नहीं है कोई चीज़ कि बेसिकली आधारभूत संरचना कहाँ किस जगह है, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है। ओके, न्यायिक सक्रियता इसमें क्या देखी गई है। कुछ आलोचकों का मानना है कि इस सिद्धांत ने न्यायपालिका को अधिक शक्ति दे दी। क्या दे दी, अधिक शक्ति, जिससे न्यायिक सक्रियता की संभावना बढ़ गई है। यह सिद्धांत न्यायपालिका को संविधान संशोधन की प्रक्रिया में एक निर्णायक भूमिका प्रदान करता है, जो विधायिका की शक्तियों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है, जैसे अगर हमारी कार्यपालिका कोई भी कानून लेकर आए और अगर वो कुछ ऐसा कानून हुआ जिससे हमारी जो आधारभूत संरचना है उसको हानि पहुंच रही है, तो हमारी न्यायपालिका है वो
उस कानून को रद्द कर सकती है, रोक सकती है इस आधार पे कि वो हमारे आधारभूत संरचना को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इसमें क्या कहा गया है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया किसको, न्यायपालिका को। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ संघर्ष। ये तर्क दिया जाता है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का तो अधिकार दिया है जो जनादेश का प्रतिनिधित्व करता है। आधारभूत ढांचा सिद्धांत संसद की इस शक्ति को क्या कर देता है, सीमित कर देता है, जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो सकता है। ओके, प्रभावशीलता और व्यवहारिकता। इसमें क्या है, संविधान का कोई भी संशोधन यदि न्यायपालिका द्वारा आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के रूप में घोषित किया तो वह ये संवैधानिक और प्रशासनिक जटिलताओं को जन्म दे सकता है। मतलब वही बात हो गई कि वो आगे जाके कानून नहीं बन सकता, या फिर उसमें कुछ ना कुछ और ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि वो हमारे जो आधारभूत ढांचा है उसको नुकसान ना पहुँचाए। ओके, एट द एंड क्या करेंगे, आप उसका निष्कर्ष लिख देंगे, तो इस आंसर का हमारा समाप्त हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, शक्ति एवं कार्यों की हमें क्या करनी है, यहाँ पे व्याख्या करनी है। इन तीनों की हमें अलग से व्याख्या करनी है। अब कैसे करनी है देखो, तो शुरू में हम पहले थोड़ा इंट्रो दे देंगे कि हम बताने क्या वाले हैं, तो आंसर इससे अच्छा लगता है। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका हम इसमें बताएंगे, शक्ति एवं कार्य भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली में एक केंद्रीय स्थान रखते हैं। राष्ट्रपति भारत के राज्य का प्रमुख होते हैं और उन्हें संविधान की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। इस निबंध में हम राष्ट्रपति की भूमिका, शक्तियाँ और कार्यों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। हमने ये भूमिका दे दी, अब हमें टॉपिक वाइज इन तीनों चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है। पहले हम करेंगे भूमिका क्या है राष्ट्रपति की, कि राज्य का प्रमुख होता है। संविधान का संरक्षण होता है कि कहीं पे संविधान का कहीं उसका पालन नहीं हो रहा तो क्या करेगा कि कुछ ना कुछ अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये वहाँ पर संविधान की रक्षा करने का काम करेगा। ओके, विधायी प्रक्रिया, मतलब जो कानून वगैरह बन रहा है तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना इसके सिग्नेचर के कानून पूरा पास नहीं होता राष्ट्रपति की। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा शक्तियाँ। हमने क्या पढ़ लिया है, उसकी हमने भूमिका पढ़ ली है। हाँ, राष्ट्रपति की भूमिका पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं उसकी शक्तियाँ। शक्तियाँ क्या होती हैं, कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति क्या है कि ये प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह के बाद उसकी जो मंत्री है उसकी भी नियुक्ति, उसको शपथ दिलाने का काम करता है। फिर न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ भी करता है। ये जो हमारे उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ की जैसे संसद का हम सत्र बुलाते हैं या फिर उसका स्थगन करता है तो वो कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति ही करता है। और जब हमारा जैसे कि सदन के जब हम सत्र बुलाते हैं, जब वो आ जाता है तो उसकी शुरुआत भी कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करते हैं। विधान सम्मत अधिनियमों की सहमति। संसद द्वारा पारित बिलों को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। जब तक सहमति नहीं होगी, उस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक वो बिल पारित नहीं होगा, वो दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाएगा। ओके, ऑर्डिनेंस जारी करना इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी है। इसको अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स भी थोड़े कम हो सकते हैं। ये क्या है, संसद जब सत्र में नहीं होती तब राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जो कानून का प्रभाव रखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सत्र नहीं चल रहा होता है कोई भी, तो उस टाइम क्या होता है, किसी कानून के अर्जेंट में कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस टाइम क्या करते हैं हमारे राष्ट्रपति, एक अध्यादेश जारी करते हैं, उसको वो जल्दी ही कानून बन जाता है। लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम तक कानून नहीं बनता, कुछ टाइम के लिए होता है ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ओके, न्यायिक शक्ति क्या है हमारी राष्ट्रपति की, वो क्या कर सकता है, क्षमा, माफ़ी और दया याचिका पर अपना निर्णय सुना सकता है। क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति को सज़ाओं में कमी, माफ़ी, दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार है। वे मृत्यु दंड की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं। सैन्य शक्तियाँ क्या है, जो हमारा राष्ट्रपति है वो हमारी सेनापति, जो भारतीय सेना है उसका क्या होता है, ये प्रमुख होता है। आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल की जो शक्तियाँ हैं वो 3 तरह की हैं। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और लास्ट में क्या है हमारा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब पड़ता है, जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो, तब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल पे हमने डिस्कशन कर लिया है कि जब भारत में किसी सुरक्षा संबंधी
खतरा हो तो हमारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राज्य आपातकाल कब होता है कि जब कोई राज्य के अंदर जो हमारा शासन तंत्र है वो मतलब बिल्कुल चौपट हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या करता है हमारा राष्ट्रपति, वहाँ पर राज्य आपातकाल लागू कर देता है। वित्तीय आपातकाल कब होता है, जब आर्थिक मंदी आती है पूरे देश के अंदर, इस टाइप में तो वित्तीय आपातकाल होता है। और अभी तक भारत में एक बार भी इस टाइप की मतलब जो वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लगा है। ओके, हमारा क्या है राष्ट्रपति का कार्य, हमारा थर्ड टॉपिक जो है क्वेश्चन के अंदर आंसर देना था, उसके कार्य क्या होते हैं। तो इसके वही वाले जो ऊपर जितने आंसर लिखे ना उसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएंगे काम क्या होंगे इसके। तो संविधान का पालन और उसकी संरक्षा करने का इसका क्या है काम है। प्रशासनिक कार्य करता है राष्ट्रपति, विभिन्न केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों के कार्य की निगरानी करते हैं। वे राष्ट्रीय नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी राष्ट्रपति का काम है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अच्छा बनाए। और विधायी कार्य भी हमने ऊपर देखी, लैसिकाई कार्य विधायी, और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी उसके होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य में बेसिकली क्या है, राष्ट्रपति विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते हैं। वे देश के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। फिर लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे और हमारा आंसर समाप्त कर देंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन। सेम अगेन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पॉलिटिकल के अंदर के आते हैं आलोचनात्मक वाले क्वेश्चन आते हैं कि हमें आलोचना करके बतानी होती है। और आलोचना हम जब कर पाते हैं जब हमें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, तभी हम उसकी आलोचना कर पाएंगे। तो देखा जाए तो ये आपके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर है, इसलिए। और ऐसे आंसर आपको यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह पे मिलना थोड़ा मुश्किल है, और जो मैंने ढूंढा है बहुत ज़्यादा मेहनत करके ढूंढा है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। ओके, हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। इसमें क्या है कि नवीन मध्यम वर्ग के बारे में थोड़ा बता देंगे। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका को समझने के लिए हमें इस वर्ग के उद्भव पहले हम जानना पड़ेगा कि ये उद्भव कैसे हुआ नवीन वर्ग, इसके आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण क्या है इसका, और राजनीतिक सक्रियता और इसके प्रभाव और इसके द्वारा प्रभावित नीतियों का विश्लेषण भी हमें करना होगा, तभी जाकर हम क्या करेंगे इसकी आलोचना कर पाएंगे। तो पहले हम कहेंगे नवीन मध्यम वर्ग का उद्भव। ये कब हुआ था, आर्थिक सुधार 1991 में हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये वर्ग वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण तेज़ी से बढ़ा। और क्या है इसके अंदर, शिक्षा और रोज़गार। उच्च शिक्षा और बेहतर रोज़गार के अवसरों ने इस वर्ग को सशक्त बनाया। आईटी और सेवा क्षेत्रों ने नौकरियों के कारण इनकी आय और जीवन का स्तर भी काफ़ी सुधर गया है। ये वही है जो हम कहते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली, उसी के अकॉर्डिंग वैसे करके आपको बना के लिख देना है। राजनीतिक सक्रियता क्या होती है, एक वोट बैंक होता है। आंदोलन का ये विरोध, आंदोलन भी कर सकते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध वगैरह प्रदर्शन वगैरह करते हैं ताकि जो हमारी शासन प्रणाली वो थोड़ी अच्छी हो जाए। सोशल मीडिया, ये वर्ग सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करते हैं। ओके, सोशल मीडिया के माध्यम से ये वर्ग नीतियों निर्माण और चुनाव अभियानों को प्रभावित भी करते हैं। राजनीतिक, जैसे कि अभी आपने देखा होगा ध्रुव राठी कर रहे हैं इस टाइप में, तो ऐसे मिला के आप आंसर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। राजनीतिक प्राथमिकताएं क्या होती हैं इनकी, अर्थव्यवस्था और रोज़गार है। कोई प्राथमिकता किसको देते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारे, इनको रोज़गार दे, उनको ये प्राथमिकता देते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तभी इम्पोर्टेंस देते हैं किसी पार्टी वगैरह को। ओके, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार। ये वर्ग एक पारदर्शी और उत्तरदायी शासन प्रणाली की अपेक्षा करते हैं, मतलब ऐसा वो चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए इस वर्ग की सक्रिय मांग रहती है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार, ये वर्ग एक पारदर्शी उत्तरदायी शासन प्रणाली की अपेक्षा करता है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए इस वर्ग की सक्रिय मांग रहती है। ओके, अब आलोचना क्या करेंगे हम, वर्गीय असमानता, कि इनमें ना बहुत ज़्यादा असमानता होती है, मतलब वो किसी भी क्लास की होती, लेकिन बस वो ये बोल देते हैं कि हम तो मिडिल क्लास हैं। फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। नवीन मध्यम वर्ग के उदय के साथ ही समाज में वर्गीय असमानता भी बढ़ी है। गरीब और निम्न वर्गों की समस्याएं अक्सर उपेक्षित हो जाती, उपेक्षित मतलब नज़रअंदाज हो जाती हैं, जिससे समाज में असंतोष बढ़ जाता है। ओके, शहरी ग्रामीण विभाजन, ये क्या है, इस वर्ग की प्राथमिकता अधिकतर शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहती हैं, जिससे ग्रामीण विकास और
कृषि मुद्दे की अनदेखी भी हो सकती है। ओके, सांस्कृतिक परिवर्तन, नवीन मध्यम वर्ग का पश्चिमीकरण और उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति पर जोर देना पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक धरोहर को खतरे में डाल सकता है। राजनीतिक विभाजन क्या है? ये वर्ग अक्सर अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभाजित हो जाते हैं, जिससे राजनीतिक दलों को एकजुट समर्थन मिलना भी क्या हो जाता है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इस विभाजन से नीति निर्माण में स्थिरता और निरंतरता पर असर पड़ता है। ओके, लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिख के इस आंसर को फिनिश कर देंगे। ओके गाइज़, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे हो और सिर्फ पढ़ने में लगे हो, कंटेंट पढ़ो। वैसे कंटेंट पॉलिटिकल का थोड़ा इजी है, तो कंटेंट तो अगर पढ़ रहे हो, कंटेंट में लगे हो, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देख रहे हो तो इससे क्या होगा कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा टफ होता है। ये कहेगा कभी कि इसके बारे में निबंध लिखो, इसकी आलोचना करो और इसके बारे में मतलब इसका पुनर्विचार, इस टाइप में कुछ क्वेश्चन वगैरह आते हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन वगैरह से फेमिलियर नहीं होगे, तो आप अगर डायरेक्टली पेपर में देने चले जाओगे बिना प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, तो बैठ के फिर सर को जाने के अलावा कुछ काम नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आंसर लिख लोगे, लेकिन वो परफेक्शन आपके पास नहीं आ पाएगी और ज़्यादा मार्क्स आप गेन नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए फॉर कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ओके, चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम। भारत में धर्मनिरपेक्षता पर निबंध। ओके, इसमें क्या आ गया? अब धर्मनिरपेक्षता पर निबंध। अब पहले हम इसकी भूमिका देंगे कि ये है क्या। बेसिकली धर्मनिरपेक्षता क्या है कि जो हमारा राज्य है उसका कोई पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी धर्म को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेगा और किसी बहुत धर्म को बहुत ज़्यादा नीचा नहीं दिखाएगा। इस टाइप में ये हमारा क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। ओके, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ और सिद्धांत वही बता देंगे जैसे मैंने अर्थ बताया, तो उसका थोड़ा बना के यहाँ पर लिख देंगे और चाहे तो आप यहाँ भी देख सकते हो। ऐतिहासिक और संवैधानिक संदर्भ लेंगे कि ये आया कहाँ से। तो इतिहास क्या है इसका? भारत की सांस्कृतिक विरासत में धर्मनिरपेक्षता की गहरी जड़ है, मतलब बहुत पुराने टाइम से भी ये प्रचलन में है भारत के अंदर। प्राचीन भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सह अस्तित्व रहा है। सह अस्तित्व मतलब सब मिलजुल कर पहले भी रहते थे। मुगल काल और ब्रिटिश शासन के दौरान भी धार्मिक सहिष्णुता और संभाव की परंपरा रही है। धार्मिक सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, मतलब एक दूसरे को आप टॉलरेट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे को देखते ही मार काट रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मिल बांट कर खुशी खुशी रह रहे हो, वो क्या है? धार्मिक सहिष्णुता है। वो आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करे, आप उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट कर दो, ये है धार्मिक सहिष्णुता। ओके, संविधान सभा में चर्चा। इसमें क्या है? भारतीय संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल सिद्धांत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। संविधान निर्माताओं ने इसे एक आवश्यक तत्व के रूप में भी क्या किया था? स्वीकार किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी जो प्रेम्बल है, उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द कब ऐड हुआ था? 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। लेकिन इस सिद्धांत से पहले भी संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में ये पहले भी निहित था, लेकिन इसको जो मेन रूप कब दिया गया था? 1946 के अंदर। ओके, संविधान का प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से दिए गए इसमें भी बता देना है कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहेगा? धर्म, जाति और लिंग आदि के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, 25 से 28 वाला जो अनुच्छेद है वो क्या कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 40 क्या है? ये एक नीति निर्देशक तत्व है जो कि क्या कहता है कि समान नागरिक संहिता की बात की गई, मतलब नागरिकों के लिए, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। ओके, धार्मिक निरपेक्षता के पक्ष में अब देखो हम चुनौतियाँ अब यहाँ पे उजागर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है, एक बार देख लेना। धार्मिक संघर्ष, क्या क्या धार्मिक संघर्ष आते हैं अगर ऐसी कोई कंट्री है जिसमें सब कुछ मिला क्योंकि सब तो आप आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा देख ही रहे होंगे। राजनीतिक लाभ क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, दो रिलीजन या फिर किसी आपस में क्या करती है, लड़ा के वोट डालो और शासन करो की नीति अपनाती हैं। वो आज भी चल रहा है, अंग्रेज़ के टाइम से ही चल रहा है वैसे तो ये। धार्मिक कट्टरता ज़्यादातर कहाँ दिखती है? जो इलिटरेट पीपल ज़्यादा होते हैं ना, जिनमें थोड़ी समझ की थोड़ी कमी होती है, तो वो क्या करते हैं? धार्मिक कट्टरता के पीछे भागते हैं। लेकिन देखा गया कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वहाँ पर ये समस्या नहीं आती, कट्टरता नहीं आती। हाँ, थोड़ा लगाव हो सकता है लेकिन ज़्यादा कट्टरता नहीं आती, उनमें थोड़ा सा बैलेंस होता है। न्यायपालिका और धर्म के बीच में काफ़ी कभी कभी मतभेद होता रहा है, कभी कभी ऐसे मुद्दे आ जाते हैं
कि अगर सरकार किसी के पक्ष में अगर फैसला सुनाता है तो दूसरा पक्ष कहता है कि यहाँ पे हमारे साथ भेदभाव हो गया। तो ऐसे मुद्दे भी कई बार देखे गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हम, धर्मनिरपेक्षता को सुदृढ़ करने के उपाय। मतलब हम उसको सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं कि हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस अच्छा हो जाए, मतलब काफ़ी प्रोग्रेस करे। कैसे कर सकते हैं हम, शिक्षा और जागरूकता। मेन पॉइंट जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि जो इलिटरेट पीपल है उनमें थोड़ी कट्टरता आ जाती है, लेकिन अगर शिक्षा आएगी लोगों के अंदर, उनमें जागरूकता आएगी, उनको पता चलेगा कि ये सब क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, पॉलिटिकल इंटरप्शन है, मतलब पॉलिटिकल फेवर, अपने फेवर के लिए दूसरों को लड़के ही करते हैं। तो जागरूकता जब आ जाएगी, जब इंटेलिजेंस थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा लेवल, तो क्या है, ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी ऐसी। उसमें इसके खिलाफ क्या है, सख्त कानून का प्रावधान है। अगर कानून को हम टाइट कर देंगे तो कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले भी डरेगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति। अब राजनीतिक दल और उसके नेता को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए और धार्मिक मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये भी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस कंट्री में, सेक्युलर कंट्री में है, तो किसी पर्टिकुलर धर्म का वो सपोर्ट ना करें। समाज में संवाद, और समाज के अंदर भी संवाद बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, अगर अलग अलग रिलीजन वगैरह, कल्चर वगैरह को फॉलो करते हैं, तो जब तक आप उनसे संवाद नहीं करेंगे, मीन्स बातचीत नहीं करेंगे, तो वो आपको दुश्मन समझेंगे, आप उनको दुश्मन समझोगे। लेकिन अगर आपके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन है तो आप एक दूसरे को समझ पाओगे और एक दूसरे को इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट भी दे पाओगे। ओके, लास्ट में निष्कर्ष लिखकर इस आंसर को हम समाप्त कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था के विकास पर निबंध लिखें। अब देखिए निबंध आ रहा है, तो निबंध में मेन पॉइंट क्या है, आपको एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप एक फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे तो आपके निबंध में नंबर बहुत कटने के चांसेस है। तो जैसे कि अगर ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं तो बेझिझक आप शमा की यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर PDF के अकॉर्डिंग मैं दे दूँगी। और अभी एक मेन गिफ्ट आपके लिए लास्ट बाकी है, इसका PDF, तो अभी बने रहे हैं इसके ऊपर। चलिए इसकी भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका क्या है, भारत में दलीय व्यवस्था का विकास भारतीय लोकतंत्र की जटिलता और विविधता का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय राजनीतिक दलों ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया है। इस निबंध में हम भारत में दलीय व्यवस्था का विकास, इसके विभिन्न चरण और इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे। देखो हमने अपने निबंध को 3 हिस्सों में बांट लिया। इस ऐसे यहाँ बांट के आपको करोगे तो नंबर गेन करने के चांस ज़्यादा होंगे और थोड़ा अब टू बी स्पेसिफिक होकर आप आंसर लिख पाओगे। मतलब खिचड़ी नहीं बनेगी आपकी, बहुत अच्छा से आंसर का बन सकता है। चलिए हम देखते हैं क्या लिखेंगे। पहले स्वतंत्रता संग्राम और प्रारंभिक दौर, मतलब जो दल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जब हमारी कांग्रेस पार्टी बनी थी तभी से दल बनना शुरू हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिक्कत व कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इकट्ठे हुए, तो उस टाइम क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हो गया, फिर मुस्लिम पार्टी बन गई। उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद का दौर देखें तो कांग्रेस का वर्चस्व हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमारे को स्वतंत्रता मिली, हम जब स्वतंत्र हो गए तो उसमें मेन रोल देखने का गया कि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा मेन रोल था। उसने पूरे भारत को एकजुट करके फिर स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध किया था, इसलिए थोड़ा वर्चस्व में आ गया था। विपक्ष का उदय, और ऐसे करके धीरे धीरे क्या हुआ कि विपक्ष पार्टियां भी आ गई। ओके, कांग्रेस के वर्चस्व का धीरे धीरे क्या होने लगा, अंत होने लगा। फिर क्या आ जाएगी हमारी गठबंधन की राजनीति। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा डिटेल में बताएगा कि कब कब गठबंधन, मतलब ऐसा सिचुएशन आया कि गठबंधन करने की नौबत आ गई। उसके बाद है गठबंधन राजनीति और बहुदलीय व्यवस्था। ये क्या है, इसके बारे में बताया गया है, आप इसको पढ़ लेना। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। दलीय व्यवस्था के प्रभाव, अब इसका प्रभाव क्या है, बहुदलीय लोकतंत्र देखा जाए तो एक नेगेटिव प्रभाव, मतलब गठबंधन की सरकार के अंदर तो नेगेटिव, लेकिन अगर हमारे समाज के अंदर अगर ज़्यादा दल होंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अलग अलग दल के कारण हम अलग अलग पार्टीज़ को फॉलो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ये एक अच्छा है लोकतंत्र के लिए। गठबंधन सरकार देखा जाए तो एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। गठबंधन सरकारों ने विभिन्न दलों के बीच संवाद और समन्वय को बढ़ावा दिया है, हालांकि इससे कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ी है। ओके, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव, क्षेत्रीय दल का उदय और प्रभाव भारतीय राजनीति को क्या करता है, ये और ज़्यादा समावेशी बना देता है। ये दल विभिन्न राज्यों और समुदायों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम चुनौतियाँ। अब चुनौती क्या क्या है इसके अंदर, राजनीतिक अस्थिरता रही, अगर ज़्यादा दल वगैरह हो जाएंगे तो क्या है, राजनीतिक स्थिरता नहीं रह पाएगी। ध्रुवीकरण हो जाएगा कि कभी कभी
आधे लोग इस पार्टी की तरफ, आधे लोग उस पार्टी की तरफ, तो ध्रुवीकरण हो जाएगा कि दो ध्रुव में बढ़ जाएगी जनता। भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ सकता है इस टाइम के अंदर। और निष्कर्ष आप लिखकर इस आंसर को समाप्त कर देंगे। ओके, इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का आलोचनात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ओके, तो इस टाइप का आंसर आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने फॉर्मेट बता रखा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन। पहले हम इसका परिचय देंगे। परिचय कैसे देंगे? महिलाओं की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण थी, जिसे समाज में परिवर्तन को साधा। ओके, महिलाओं के संगठन। अब अलग अलग महिलाओं ने संगठन बनाए, जैसे भारतीय नारी सभा, राष्ट्रीय महिला संघ, इस टाइप के। उसके बाद क्या किया था महिलाओं ने? महिलाओं का योगदान के बारे में थोड़ा बता देंगे कि महिलाओं ने क्या क्या काम किया था। जैसे कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई की साहसिक क्रांति, किरण बेदी की अद्भुत नेतृत्व, ये सब बता सकते हो। एग्जाम्पल दोगे ना तो नंबर आपके अच्छे खासे बन जाएंगे। आंदोलनों के दौरान कठिनाइयाँ। अब क्या कठिनाइयाँ आएँ? कभी कभी महिलाओं को हिंसक गतिविधियों का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक परंपरा और धार्मिक मान्यता के खिलाफ उन्हें लड़ना पड़ा, क्योंकि शुरू से पता है कि थोड़ा सा हमारा समाज पुरुष प्रधान है, तो महिलाओं को थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना ही पड़ता है। ओके, लास्ट में हम समापन क्या कर देंगे? 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। महिलाओं का आंदोलन में योगदान महत्वपूर्ण रहा। उनके साहस और संघर्ष ने राष्ट्रीय आंदोलन को महत्वपूर्ण दिशा दी। ओके, ऐसा कुछ करके आप आंसर बना सकते हो। जितना मैंने एग्जाम्पल दिया उसके बारे में अगर आप लिखोगे तो आपका थोड़ा आंसर थोड़ा सही हो जाएगा, उसकी लेंथ ठीक ठाक हो जाएगी। ओके, लास्ट में हमारा कुछ ऐसा आता है कि इनकी व्याख्या कीजिए, कुछ की टिप्पणी कीजिए। इस टाइप में क्वेश्चन हमारे लास्ट में आता है पेपर के अंदर। चलिए मैं इन चारों के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी PDF के बारे में। तो न्यायिक सक्रियता और नीति आयोग, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1956। न्यायिक सक्रियता क्या है? आपको देख के समझ में आ रहा है कि कुछ न्याय संबंधित है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर न्यायिक सक्रियता का हम देख रहे हैं। क्या है इसके अंदर? न्यायिक सक्रियता एक व्यवहारिक न्याय दृष्टिकोण है जिसमें न्यायिक प्रणाली अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है। इसका मकसद समाज के लिए न्याय की तत्परता को बढ़ाना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना होता है। न्यायिक सक्रियता की महत्वपूर्ण विशेषताओं को संक्षेप रूप में हमने नीचे निम्नलिखित दिया गया है। ओके, आप देख लेंगे क्या क्या हो जाएगा। जैसे कि मैंने पढ़ दिया, आप समझ में आ गया होगा कि न्यायिक सक्रियता होती है तो क्या करती है? समाज की सुरक्षा करती है, सबको न्याय मिलता है, सुरक्षा करती है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है, ये पारदर्शिता और सही निर्णय लेने में मदद करती है, समाज की प्रगति में क्या है? ये सहायक होती है। और ऐसा करके लास्ट में का समापन करके आंसर को कंप्लीट कर देना। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग भारत सरकार की नीतियों और योजनाओं को निर्धारित करने और कार्यवाही करने के लिए गठित एक संस्था है। ये संगठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह स्थापित किया गया था। नीति आयोग कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम निम्नलिखित बुलेट पॉइंट के द्वारा नीचे मैंने दिखा रखा है। जैसे नीतियों का निर्धारण करता है, समाज में विकास को प्रोत्साहन करता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग करता है, सरकार को सलाह देने का भी नीति आयोग काम करता है। ओके, लास्ट में कुछ 2-3 पॉइंट लिखकर इसको समापन कर देना। स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण अधिकार है ये हमारा, सभी कुछ पता है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यह हर नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। डेमोक्रेसी का यह आधार है। मीडिया और पत्रकारिता का अधिकार है। सामाजिक और आर्थिक समानता का माध्यम है। ये विकास और प्रगति की गारंटी देता है। और ऐसे करके आप इसका समापन कर देना। ओके, हमारा 4th और लास्ट क्या है? अनुच्छेद 356 राज्य सरकारों के अत्यधिकता के मामले में कार्यवाही। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को अत्यधिकता या अनुशासन के मामले में केंद्र सरकार को कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान करता है। ओके, चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ आपको कि ये 356 क्या है। ये बेसिकली जब राज्य सरकार क्या करता है, कुछ कानून वगैरह को एक्सप्लॉइट करता है, तो हमारा केंद्र सरकार आके उसके ऊपर कुछ अंकुश लगा देता है, कुछ स्टेप ले लेता है वो केंद्र सरकार, ताकि हमारे यहाँ पे संविधान को फॉलो हो सके, संविधान की रक्षा हो सके, कोई कानून का उल्लंघन ना हो। राज्य सरकार की संविधान अवहेलना के मामले में कार्यवाही। वही बात हो गई कि जब क्या करती है राज्य सरकार संविधान की अवहेलना करती है तो केंद्र सरकार उसके ऊपर कोई कार्यवाही करता है। केंद्र और राज्य के संबंधों में स्थिति का सुनिश्चितकरण करता है और क्या है, संविधान के संरक्षण के लिए कार्यवाही करता है। अंतिम उपाय के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। और लास्ट में क्या है, अनुच्छेद 356
भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो राज्य सरकारों की संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करने में सहायता करता है। इसका प्रयोग संविधान की समृद्ध और सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है या फिर होना चाहिए। ओके, समझ में आगे वाला क्वेश्चन। सो हमारा पेपर एक कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही मैंने सारे क्वेश्चन कम से कम 2-3 पेपर के सॉल्व कर रखे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, एज यू कैन सी गाइस। तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर की PDF चाहिए तो इसके लिए मैंने मेहनत से हर एक क्वेश्चन को टाइप कर करके आपका आंसर लिखा है। तो जिस भी सीरियस कैंडिडेट को ये चाहिए 3 के 3 सॉल्यूशन, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM करें। और इसका मैंने कॉस्ट रख रखा है सिर्फ़ और सिर्फ 9 रुपये, कि गरीब से गरीब इंसान, मतलब जो अफोर्ड कर सकता है, हर कोई बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। तो जिसको भी इसका PDF चाहिए, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे DM कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। आई विल प्रोवाइड इट। मैं आपका PDF इसको प्रोवाइड कर दूँगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर मान लो आपने पढ़ाई वढ़ाई कुछ ज़्यादा कुछ की भी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर लगा के चलाते हो 2-3, और इस PDF के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली सॉल्व कर रखे हैं, 2-3 अगर करके चले जाते हो तो इंशाल्लाह आपके नंबर काफ़ी अच्छे रहेंगे। इससे पहले भी मैंने जो हमारा पेपर हुआ है अभी, उसका मैंने PDF दिया था और उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया था, वो भी PYQ हुई था। तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज़ रिपीट हुए, क्योंकि इनके पास सिलेबस तो सेम ही है। तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, बस 80% क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन 20% थोड़ा चेंज कर देते हैं। और वो चेंजेस भी आप कब अच्छे तरीके से समझ पाओगे, जब आपने लगातार 2-3 क्वेश्चन पेपर को, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व कर रखा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, ज़रा भी हेल्प की हो इस वीडियो ने, तो आप अपने फ़ायदे के साथ साथ हमारा फ़ायदा भी देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने क्लोज़ फ्रेंड जिसको आप अपना मानते हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।